Hello friends, welcome to your YouTube channel Simple Concepts. I am educator Zakwan Sheikh. So today we are starting with a very interesting topic. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलर लेक्चर में. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं. अगर आप पूरे इंटरेस्टिंगली आप पूरे अटेंशन से कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे यहाँ पर कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे. अगर आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो. नो डाउट अबाउट इट. हम अगले वीडियो में पूरी तरह से इसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स विच इज़ इन आर्टिकल 29 to 32 लेने वाले हैं. दैट इज़ लास्ट फेज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसे मैं कहता हूँ लास्ट फेज. तो बाकी के आर्टिकल 33, 34, 35 ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बोला हूँ. इट इज़ एक्सेप्शन राइट्स. अब इसे बाद में भी पढ़ सकते हैं. तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स दैट इज़ आर्टिकल 29 to 32 डिस्कस करने वाले हैं. क्या कहते हैं आर्टिकल्स, क्या क्या इंडियन सिटीजन्स को एज वेल एज माइनॉरिटीज़ को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल के तहत. तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं. तो शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने एक कोर्स तो लॉन्च किया है, 3 डायनेमिक बैचेस फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट्स 29 जून विच इज़ यूपीएससी सीएससी 2020-21 ये कोर्स लॉन्च किया है. नाउ मिशन यूपीएससी, इसमें से आपको किस कोर्सेज को ज्वाइन करना है, आप सब्सक्राइब करना है, आप कर सकते हैं. तो देखिए कोर्सेज कौन से यहाँ पर मिशन यूपीएससी सीएससी 2021 विच इज़ बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स आपको मिल सकता है. नौ लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021 हिंदी जीएस बैच कोर्स से आपको हिंदी वर्जन भी मिल सकता है इसमें. और एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2021 तो इंग्लिश जीएस बैच कोर्स भी है आपको. बिलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश बैच कोर्स भी आपको पढ़ने को मिल सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं. और इसके सब्सक्रिप्शन प्लान देखिए 24 मंथ पे आपको 67% ऑफ सेव कर सकते हैं अपन. दैट इज़ 2667 रुपीज़ पर मंथ ऑफ सेव कर सकते हैं. और इसकी फीस है 64,000. मगर बट आप यूपीएससी वाईटी ये प्रोमो कोड हमारा यूज़ करते हैं तो आपको 57,600 ही पे करने पड़ेंगे. तो प्लीज़ हमारा प्रोमो कोड यूज़ करिए जल्द से जल्द. अगर आपको प्रोमो कोड यूज़ करने में कोई दिक्कत होती हो तो आप एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, तो आप इस नंबर को व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं. एज ए गाइडेंस आपको मिल जाएंगे कैसे प्रोमो कोड यूज़ करना है, कैसे सब्सक्राइब करना है इन कोर्सेज को विथ यूजिंग प्रोमो कोड. तो जल्द से जल्द इन कोर्सेज को ज्वाइन हो जाइए दोस्तों. नाउ 12 मंथ्स पर आप 54% सेव कर सकते हैं विच इज़ 3,667 पर मंथ. बड़ा ही इकोनॉमिकल है दोस्तों. इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए, जल्द से जल्द ज्वाइन करिए विथ यूजिंग प्रोमो कोड. प्रोमो कोड आपको यूज़ करना ही है. दैट इज़ वी हैव टू पे 39,600 ओनली. 10% आपको इमीजिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीजिएटली आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा, थोड़ा रिवाइज करते हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28 देखा. क्या कहते हैं फोर्स लेबर, क्या कहता है फोर्स लेबर आर्टिकल 23, क्या कहता है चाइल्ड लेबर को क्यों बैन किया गया इंडिया में, व्हाट इज़ यू कैन प्रोसेस योर रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, सेक्युलर की डिफिनेशन क्या है, और क्या वेस्टर्न डिफिनेशन है सेक्युलर की, और हमने क्यों यूज़ नहीं किया सेक्युलर वर्ड. अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता हो कंसेप्ट को समझने में, अगर आपको डाउट वहाँ पर पैदा होता हो तो आप कमेंट कीजिए हमें. हम अगले वीडियो में पूरी तरह से सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे. हम आपका स्कोर कैसा बढ़ेगा हम उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि आपको स्कोर बढ़ाना है. यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटी सब्जेक्ट का. बहुत ही आसान है स्कोर करना, बहुत ही आसान है पॉलिटी सब्जेक्ट. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेंगे और कनेक्टिविटी से पढ़ेंगे, सबसे मेन बात कनेक्टिविटी से पढ़ेंगे, तो आपका 101% आपका स्कोर होना ही होना है दोस्तों. तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट क्लियर नहीं होता हो, तो हम अगले वीडियो में सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, है ना. तो चलिए शुरू करते हैं. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स विच इज़ आर्टिकल 29 to 30. अब आर्टिकल्स 29 to 30 ये कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स में आते हैं, जिससे कल्चर एजुकेशनल राइट्स कहते हैं. तो ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं दोस्तों. मेजर हेडेक इन दिस, बहुत ही मेजर हेडेक है. बहुत ही डीप में हमें जाना पड़ेगा, पर हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम डीप में जाएंगे तो हमें कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगा, है ना. तो हमारे कन्फ्यूजन हमें बढ़ाना नहीं है, हमें कन्फ्यूजन को क्लियर करना है, डाउट्स को क्लियर करना है. तो मैं कैसे स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ाता हूँ, आप नोट डाउन करिए. वैसे हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें आपको हैंडरेटेड नोट्स, PDF, एनालिसिस ऑफ पॉलिटी पेपर, क्या पॉलिटी पेपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए, क्या मेंस में क्वेश्चन पूछे गए, आपको सब मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट. तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए अगर आप ज्वाइन नहीं हुए अभी तक. तो हमारा सिंपल कंसेप्ट यूपीएससी या टेलीग्राम ग्रुप है. आप टेलीग्राम सर्च बार पर सर्च करिए और जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, आपको सब मिल जाएगा वहाँ पर.
तो चलिए शुरू करते हैं कल्चर एजुकेशनल राइट्स। ये मैं बोला ना, जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, बहुत ही मेजर हेड है कि इसमें बहुत ही डीप में स्टडी करना पड़ता है। पर हम इसमें डीप में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कन्फ्यूजन नहीं बढ़ाना है हमको। स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड थ्रू जाएंगे हम, क्या कहता है आर्टिकल 29 और क्या कहता है आर्टिकल 30, दिस इज कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स रेस्पेक्टिवली। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 29 से हम शुरू करेंगे, फिर हम देखेंगे आर्टिकल 30, है ना। नाउ प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। क्या है प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़? क्या है जो इंडिया में रहते हैं माइनॉरिटीज़, जिसे माइनॉरिटीज़ कहा गया है, उनको क्या अधिकार दिए गए हैं, कैसे वो रह सकते हैं, किस किस चीज़ों का वो उनको अधिकार दिया गया है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर द आर्टिकल 29। ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही दिया गया है क्या इंडियन सिटीजन्स को भी दिया गया है? तो क्यों दिया गया है इन दोनों को, तो हम देखेंगे क्या पॉइंट्स है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट or culture of its own shall have right to conserve the same। अब any section of citizens, अगर अब इसका एक्सप्लेनेशन देने से पहले मुझे यहाँ पर एक गड़बड़ लगी। एक मैंने नोटिस किया, अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप इंटेलिजेंट हो, आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है यहाँ पर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नो, हेडिंग तो दी गई है माइनॉरिटीज़ की, है ना दोस्तों, हेडिंग तो माइनॉरिटीज़ की दी गई है, बट नीचे क्या लिखा हुआ है? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही देता है अधिकार क्या? इन्हीं सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही देता है क्या दोनों को देता है? तो हाँ दोस्तों, ये दोनों को ये अधिकार है। यही तो मेजर हेड है कि इसमें से बहुत क्वेश्चन ऐसे खड़े हो जाते हैं कि आपको माइनॉरिटीज़ को भी अधिकार देता है क्या? आर्टिकल 29 इंडियन सिटीजन्स को देता है? नहीं भाई, ये दोनों को अधिकार देता है, माइनॉरिटीज़ को भी अधिकार देता है और इंडियन सिटीजन्स को भी इक्वल राइट्स देता है। तो कैसे इक्वल राइट्स देता है? तो चलिए शुरू करते हैं। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, आप अगर कहीं भी किसी कोने में भी रहते हो, इंडिया के किसी स्टेट में रहते हो, किसी गाँव में रहते हो, किसी शहर में रहते हो, किसी घर में रहते हो, तो आपकी अलग लैंग्वेज हो, यू हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, यू हैव डिफरेंट स्क्रिप्ट, यू हैव डिफरेंट कल्चर, आपकी कल्चर अलग हो, आपके स्क्रिप्ट अलग हो, आपकी लैंग्वेज अलग हो, बट आप इंडिया के सिटीजन्स हो। विच सिटीजन्स दोस्तों? मैं प्रीवियस वीडियो से आपको बोलते आ रहा हूँ, जब से फंडामेंटल राइट्स शुरू हुए हैं तब से मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि सिटीजन्स मीन्स इंडियन सिटीजन्स, है ना दोस्तों। नाउ इंडिया सिटीजन्स, इंडिया में जो है उसे ये राइट्स मिल सकते हैं, नॉट ऑल दी पर्सन। अगर आप इंडिया के सिटीजन्स नहीं हैं तो आपको कौन सा फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल सकता, ये ध्यान में रखिए। तो आपके अलग लैंग्वेज हो, आपके अलग स्क्रिप्ट हो, आपके अलग कल्चर हो, आपको यू हैव राइट टू कंजर्व द सेम। आप वो कंजर्व कर सकते हैं, आपको वो राइट दिया हुआ है कंजर्व करने का। आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज का पालन कर सकते हैं, आप अपने कल्चर का पालन कर सकते हैं, आप जैसा रह सकते हैं वैसा रहिए। राइट सिर्फ माइनॉरिटीज़ को नहीं दिया गया, ये समझ कर लो, ये राइट माइनॉरिटीज़ को नहीं दिया गया दोस्तों, ये इंडियन सिटीजन्स को भी दिया गया है। ये आप समझ कर लो। अगर आप समझोगे, पूरे अटेंशन से पढ़ोगे, पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ोगे, तो आपके बहुत से डाउट्स यहाँ पर क्लियर होंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो यू कैन कमेंट, हम अगले वीडियो में सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये ध्यान में रखिए, हम आपको अकेला छोड़ने वाले नहीं है। सिर्फ ये पॉइंट हो गया, आज जाने दो, ये छोड़िए, ऐसा नहीं करेंगे। हम वर्ड थ्रू जाएंगे, हम कंसेप्ट थ्रू जाएंगे, हम क्या ईच एंड एवरी वर्ड क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हम देखेंगे। तो चलिए, तो आपको कंजर्व करने का पूरा अधिकार है। आपकी अलग लैंग्वेज हो, आपके अलग स्क्रिप्ट हो, आपके अलग कल्चर हो, आपको वो तीनों कंजर्व करने का पूरा अधिकार है अंडर द आर्टिकल 29। दिस इज नॉट ओनली द माइनॉरिटीज बट ऑल्सो द इंडियन सिटीजन्स, जो इंडिया के सिटीजन्स है उसे भी पालन करने का पूरा अधिकार है। ये तो मेजर हेड है कि इसमें यही तो डिफरेंस है। तो यही मैं आपको कनेक्टिविटी से पढ़ाऊंगा। तो आप जैसे कनेक्टिविटी से पढ़ेंगे, आपको इतना डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो आप कनेक्टिविटी से पढ़ते बराबर आपका थोड़ा आपके करीब हो जाता है आपको कनेक्ट, है ना दोस्तों। तो चलिए, यू हैव राइट टू कंजर्व द सेम। आपका स्क्रिप्ट आप कंजर्व कर सकते हैं, आपका कल्चर आप कंजर्व कर सकते हैं, आपका लैंग्वेज आप कंजर्व कर सकते हैं, दैट इज ए लिंग्विस्टिक मैनर ना, जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बोलते हैं। नाउ नो सिटीजन शैल बी डिनाइड बाय द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। अब नो सिटीजन्स, ऐसा कोई सिटीजन्स नहीं होना चाहिए इंडिया में, नॉट द माइनॉरिटीज़, ये ध्यान रखिए। अभी आर्टिकल 29 यही बताता है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव अ सेम अपॉर्चुनिटी। जो इंडिया के सिटीजन्स है, नॉट ओनली द माइनॉरिटीज ऑल्सो बट विद द माइनॉरिटीज बट विद द इंडियन सिटीजन्स शुड हैव अ सेम अपॉर्चुनिटीज ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना। सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही नहीं बट इंडियन सिटीजन्स को भी ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है, इक्वल अधिकार देता है अपने धर्म को पालन करने का, अपने कल्चर को पालन करने का, अपने स्क्रिप्ट को कंजर्व करने का। यही एक आर्टिकल है 29 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 30 इसके आगे का।
है ना दोस्तों। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड, अब इंक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी सिटीजन्स में बाय द ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। मैं पिछले वीडियो से आपको ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन बता रहा हूँ, आपके याद हो गए होंगे। तो नाउ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, ये किसी भी ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन पे इंक्रिमिनेशन नहीं चलना चाहिए। ना रिलीजन पे चलना चाहिए, ना रेस पे चलना चाहिए, ना कास्ट पे चलना चाहिए और ना लैंग्वेज पे चलना चाहिए। तो यही एक आर्टिकल है, इज गिवन, इट प्रोटेक्ट्स बोथ द रिलीजियस एज वेल एज द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अब बोथ द रिलीजियस, जो कि रिलीजियस हर धर्म का पालन करने वाला ये आर्टिकल है, और हर धर्म को सीधा और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज देने वाला और पालन करने वाला, कंजोर करने वाला ये आर्टिकल है। प्रोटेक्ट्स बोथ द रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इट प्रोटेक्ट्स बोथ द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। समझ गए आप, माइनॉरिटीज किसे कहते हो, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज किसे कहते हैं। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज प्लस इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने वाला, इंडियन सिटीजन्स के हर धर्म का पालन करने वाला, हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, ये राइट कहता है बाय द आर्टिकल 29। तो ये आप ध्यान रखिए। तो आर्टिकल 29 और 30 है तो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, बस इसमें डिफरेंस क्या है हम आर्टिकल 30 में आपको मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है, क्या इंटरेस्टिंग डिफरेंस है इसमें, आप ध्यान से पढ़िए। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग क्या चल रहा है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, मैं समझता हूँ। नाउ इट प्रोटेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इसमें इंडियन सिटीजन्स को भी अधिकार दिए गए हैं एज वेल एज माइनॉरिटीज़ को भी अधिकार दिए गए हैं। इट प्रोटेक्ट्स बोथ द रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये ध्यान रखिए, ये भूलिए मत, जो बहुत से क्वेश्चन आपको आते हैं कि ये माइनॉरिटीज़ को भी अधिकार दिया हुआ है क्या, इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है, दोनों में से किसको दिया गया है, नहीं भाई दोनों को दिया गया है। इट प्रोटेक्ट्स बोथ दी लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स ऑल्सो एंड ऑल्सो माइनॉरिटीज ऑल्सो, ये ध्यान रखिए आप, ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए आप। तो चलिए आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30, नाउ राइट ऑफ माइनॉरिटीज ऑफ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 30 कहता है। तो क्या राइट्स थे माइनॉरिटीज़ को टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, मैं बोला ना कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स जो 29 to 30 आर्टिकल्स है, इसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो डिफरेंस आप समझ जाएंगे जब मैं आर्टिकल 30 लूँगा। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है दोस्तों, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज़ आर्टिकल 30, है ना। तो अब आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में क्या डिफरेंस है दोस्तों, है ना। आर्टिकल 30 क्या कहता है, राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अब जो माइनॉरिटीज़ है इंडिया में, है ना, जो माइनॉरिटीज़ इंडिया में, उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का पूरा अधिकार है। वो खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो खुद का अधिकार अपने एजुकेशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बांध सकते हैं विद प्रियर टू द आर्टिकल अंडर द आर्टिकल 30, है ना, दैट इज राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेस्पेक्टिवली। नाउ नो डिस्क्रिमिनेशन व्हाइल ग्रांटिंग, अब जब स्टेट इन्हें ग्रांट करता है, कुछ मदद करता है, तो इन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो इन्हें बाय द, मैं कहता ना पिछले 29 आर्टिकल में क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेट अंडर द रेस, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज, इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ये बाय द आर्टिकल 30 अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हो कि आप इंक्रिमिनेशन करते हो रिलीजियस पर, कास्ट पर, लैंग्वेज पर, तो आप ये आर्टिकल वायलेट करते हो, तो ये ध्यान में रखिए। तो डिफरेंस समझ में आ गया दोस्तों। तो आर्टिकल 29 में क्या है, हेडिंग तो माइनॉरिटीज़ की दिए है ना, क्या है हेडिंग में आपको फिर से बताता हूँ, प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये तो आर्टिकल 29 में दिया गया है। पर आर्टिकल नीचे सेक्शन में क्या दिया गया है, आर्टिकल 29 के एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, है ना, उसके नीचे पॉइंट्स क्या दिए गए, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, ये ध्यान में रखिए, यही डिफरेंस आर्टिकल 29 का। और 30 में क्या दिया गया है दोस्तों, राइट टू माइनॉरिटीज़, तो राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो दिया गया है, बट नीचे भी माइनॉरिटीज़ का ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है, माइनॉरिटीज़ वर्ड आया है, बस आर्टिकल 29 में नहीं आया है, क्योंकि आर्टिकल 29 इज ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सबको सिटीजन्स, सबको एक अधिकार देता है आर्टिकल 29, और आर्टिकल 30 सिर्फ एक माइनॉरिटीज़ को अधिकार देता है ना दोस्तों। ये आप समझ कर लो, है ना, ये आप समझ कर लो कि क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है आर्टिकल 29 में और आर्टिकल 30 में। तो हेडिंग तो माइनॉरिटीज़ की दी गई है आर्टिकल 29 में, बट नीचे एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन दिया गया है। ये आर्टिकल के तहत राइट देता है सब सिटीजन्स को बाय द आर्टिकल 29, अंडर द आर्टिकल 29, और आर्टिकल 30 में हेडिंग भी माइनॉरिटीज़ की दी गई है और नीचे भी माइनॉरिटीज़ को ही अधिकार दिया गया है, नॉट ओनली ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये समझ कर लो अपन। नाउ राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हो, आप किसी भी धर्म के हो तो चलता है, आपको अधिकार है एजुकेशनल इस्टेब्लिश रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का। नाउ नो डिस्क्रिमिनेशन व्हाइल ग्रांटिंग, नो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, अगर स्टेट ग्रांट करता है कुछ, कोई मदद देता है तो नो इंक्रिमिनेशन बिटवीन द रिलीजियस, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज, अगर आप करते हो तो आप वायलेट करते हो, ये ध्यान में रखिए। तो एक्सटेंट ऑफ मैनेज बाय द स्टेट, आप कैसे मैनेज कर सकते हो, स्टेट कैसे मैनेज करता है इन सब चीज़ों को,
ये भी अंडर द आर्टिकल 30 आता है। नाउ इन ग्रांटिंग एड स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैनेज बाय माइनॉरिटीज। अब इन ग्रांटिंग एड, अब एड जब आप कोई मदद करते हो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, स्टेट शॉल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेट करता है तो ये आर्टिकल वायलेट हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है तो आर्टिकल ये वायलेट नहीं होता है ना। अब आर्टिकल 29 और 30 क्यों बनाए गए दोस्तों, कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में, वो हिंदू डोमिनेशन में ना ख़त्म हो जाए, वो हिंदू डोमिनेशन के अंडर ही ना रहे, वो हिंदू डोमिनेशन के अंडर ही ना ख़त्म हो जाए, है ना दोस्तों, वो हिंदू डोमिनेशन में ना ख़त्म हो जाए। इसलिए माइनॉरिटीज़ को भी एक अधिकार होना चाहिए, उनके भी कुछ उम्मीदें रहते हैं, उनकी भी कुछ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए जो कि इंडियन सिटीजन्स को भी हम देते हैं, एज वेल एज माइनॉरिटीज़ को भी उतना अधिकार देना चाहिए बाय द आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 यही कहता है। और आर्टिकल 30 स्पेशली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आप बना सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो। और जब आप ग्रांटिंग एड, स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय माइनॉरिटी, स्टेट ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, यही भी आर्टिकल 30 कहता है हमें। तो स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एनी रेस, एनी लैंग्वेज एक्सेट्रा। आप समझ कर लो, तो ये क्यों बनाया गया आर्टिकल 29 और 30, तो जो माइनॉरिटीज़ इंडिया में रहते हैं वो हिंदू डोमिनेशन के अंदर ही ना ख़त्म हो जाए, ये ध्यान रखिए। हिंदू डोमिनेशन के अंदर अगर ख़त्म होते हैं तो उनको अन्याय होगा, है ना। तो माइनॉरिटीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 हमने निकाले हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 यहाँ पर लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन देखेंगे तो हम आर्टिकल 31 ऑटोमेटिकली वहाँ लेंगे, आपको मैं वहाँ समझाऊंगा, वो चैप्टर में, वो वीडियो में हमें आपको समझाऊंगा व्हाट इज़ आर्टिकल 31। तो जब हम आर्टिकल 31 लेंगे तो आपको समझ जाएगा। हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के पॉइंट्स में भी आर्टिकल 31 हम लेंगे। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, अगर मैंने यहाँ पर ले लिया, आपको एक्सप्लेनेशन भलता बड़ा बोल दिया, तो आपको ये ध्यान में नहीं रहेगा, आपका कन्फ्यूजन होगा व्हाट इज़ आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, अरे आर्टिकल 31 तो अलग ही कहता है ना। तो जब मैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन लूँगा तो तब मैं आपका कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर करूँगा आर्टिकल 31 के, नो डाउट अबाउट इट। अगर आपकी कोई कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होते हो तो हम अगले वीडियो में अपग्रेड करते जाएंगे आपके कंसेप्ट्स का और क्लियर करते जाएंगे। आप कमेंट ज़रूर कीजिए तो हमें समझ में आएगा आपके कौन से कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं होते, है ना दोस्तों। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 कहता है। आप यहाँ पर समझ कर लो कि आर्टिकल 31 सिर्फ क्या कहता है। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 देता है, राइट टू प्रॉपर्टी देता है आर्टिकल 31 विथ प्रियर टू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी कौन देता है दोस्तों, आर्टिकल 31। अब ये यहाँ पर इतना ही समझ कर लो, है ना, इतना ही समझ कर लो। फिर हम जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन देखेंगे तो हम समझ में आएगा तुम्हें क्या है आर्टिकल 31, है ना दोस्तों। द बेसिक दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, है ना। आर्टिकल 31 इज डिपेंड्स ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। ऐसे कनेक्टिविटी से पढ़ते हो दोस्तों, अगर आप ऐसे कनेक्टिविटी से पढ़ोगे तो आपके बहुत से कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे, ये ध्यान रखिए। विथ प्रियर टू कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दोस्तों, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये लिख कर लो, नोटिस कर लो, नोट कर लो, सब कुछ कर लो, दिमाग में बिठा लो कैसे भी। नाउ चलेंगे आर्टिकल 32। नाउ आर्टिकल 32 क्या कहता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, अभी इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर ये नहीं होता, है ना, ये आर्टिकल 32 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगर ये नहीं होता तो आर्टिकल 12 to 35 पूरे यूजलेस हो जाते। अब क्यों यूजलेस हो जाते भाई, क्या रीज़न है यूजलेस क्यों हो जाता है आर्टिकल 12 to 35? ये ऐसा क्या ताकत है आर्टिकल 32 में, क्या कहता है आर्टिकल 32 जिससे ये नहीं यूज़ है, ये वायलेट हो गया तो सब आर्टिकल कुछ काम के नहीं रहेंगे फंडामेंटल राइट्स के। तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स को क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड, है ना, ये गारंटीड है फंडामेंटल राइट्स। अब ये गारंटीड कब होते हैं, अब फंडामेंटल राइट्स हम कहते हैं ये फंडामेंटल राइट्स आर द गारंटीड राइट्स। अब ये गारंटीड कब होंगे, जब गारंटर इसे होगा, है ना दोस्तों, जब ये गारंटीड होंगे, जब गारंटर होगा, जब फंडामेंटल राइट्स गारंटीड होंगे, ये ध्यान में रखिए। अगर इसको गारंटर नहीं रहा तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गारंटीड। फंडामेंटल राइट्स गारंटीड कब होंगे, जब इसे गारंटर होगा। और हमें गारंटर किसे बनाया है बाय द अंडर द आर्टिकल 32, अंडर द आर्टिकल 32 हमने गारंटर किसे बनाया है, कोर्ट को बनाया है ना। तो आप जब, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कोर्ट को क्यों बनाया हमने गारंटर, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। ये दोस्तों ये कनेक्टिविटीज़ पढ़िए, हम फंडामेंटल राइट्स गारंटीड कब कह सकते हैं, जब हमें गारंटर हो। गारंटर हमें किसको बनाया है अंडर द आर्टिकल 32, हाँ, अंडर द आर्टिकल 32 किसे बनाया हमने गारंटर, हमने बनाया है कोर्ट को। क्यों बनाया है, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, ये ध्यान में रखिए।
नाउ अगर स्टेट ने वायलेट किया फंडामेंटल राइट को, है ना, कुछ इंडियन सिटीजन्स को दिए गए 12 to 35 के बीच में कोई फंडामेंटल राइट्स को अगर स्टेट ने वायलेट किया तो हमने गारंटर किसको बनाया, सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट कम्स इन टू द पिक्चर, सुप्रीम कोर्ट आएंगी और मदद करेंगी कि वायलेट किया है आपने, स्टेट को कहेंगे कि आपने वायलेट किया है ये फंडामेंटल आर्टिकल्स, तो उसके आगे क्या प्रोसीजर रहेंगे, क्या इस्टेब्लिश बाय द लॉ रहेगा, वो देखेंगे। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि गारंटर हमने सुप्रीम कोर्ट को बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। अगर कोई वायलेट होता है फंडामेंटल राइट्स तो सुप्रीम कोर्ट कम्स इनटू द पिक्चर। अब प्रोटेक्ट करने के लिए वेपन ज़रूरी है ना। अब तो गारंटर तो बनाया है हमने सुप्रीम कोर्ट को, तो ये कोई भी आर्टिकल वायलेट होता है तो आप प्रोटेक्ट करिए सर, सुप्रीम कोर्ट को हमने बोला है। बट प्रोटेक्ट करने के लिए वेपन होना ज़रूरी होता है ना दोस्तों। कोई भी किसी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई वेपन होना ज़रूरी होता है। तो वेपन हमने किससे बनाया? रिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 32। इसलिए मैंने कहा कि आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज ए वेपन सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा है हमने? रिट्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को, है ना। ये रिट्स क्या है हम देखेंगे। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, राइट टू प्रोटेक्ट राइट्स, ये हमने दिया है। अगर कोई राइट्स फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, ध्यान में रखिए, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट को हमने क्या दिया है? रिट्स। तो ये रिट्स हम देखेंगे एक एक करके। 4 टाइप्स ऑफ रिट्स रहते हैं, तो हम एक एक करके देखेंगे व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रिट्स, क्या है टाइप्स ऑफ रिट्स। नाउ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर अंडर द आर्टिकल 32। ये ध्यान रखिए, ये आगे बहुत काम आने वाला है। इस पर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इस पर क्वेश्चंस आते हैं, पर आपको सब कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। नाउ सुप्रीम कोर्ट को अंडर द आर्टिकल 32 क्या दिया है? हैज़ द पावर दिया है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट को अंडर द आर्टिकल 226 हमने पावर दिया है। ये ध्यान में रखिए, ये कहीं तो नोट करिए, इस पर बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। तो राइट टू प्रोटेक्ट राइट्स करने के लिए अंडर द आर्टिकल 32 हमने गारंटर किसको बनाया? सुप्रीम कोर्ट को बनाया है। तो गारंटर बनाने के लिए हमने वेपन ज़रूरी होता है, तो हमने वेपन्स को रिट्स कहते हैं, हमें वेपन्स को रिट्स कहते हैं। तो रिट्स हमने सुप्रीम कोर्ट के दिए हैं। रिट्स के थ्रू हमें राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर स्टेट ने वायलेट किया तो। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर अंडर द आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट हैज़ द पावर अंडर द आर्टिकल 226। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आपके कंसेप्ट सब क्लियर हो रहे हो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हो तो आप कमेंट कीजिए और आप ठंडे दिमाग से सोचिए, परफेक्टली दिमाग में बिठा लो। तो रिट्स देखेंगे हम, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ रिट्स। नाउ देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ रिट्स है। 4 टाइप्स ऑफ रिट्स है यहाँ पर। रिट्स कितने टाइप के दोस्तों? 4 टाइप्स ऑफ रिट्स है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चोरी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो। ये सब लैटिन वर्ड्स हैं। हम ये लैटिन वर्ड्स को एक एक करके पूरा समझेंगे, क्या कहते हैं ये लैटिन वर्ड्स, क्यों रिट्स दिए गए हैं एज ए वेपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को बाय विद द प्रोटेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर कहीं फंडामेंटल राइट्स कोई वायलेट होता है तो आप रिट्स के थ्रू इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 32। ये ध्यान रखिए। नाउ हेबियस कॉर्पस क्या है? मीन्स टू हैव अ बॉडी, है ना, मीन्स टू हैव अ बॉडी एंड प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल अंडर द आर्टिकल 21 अगेंस्ट द स्टेट एंड इंडिविजुअल। हेबियस कॉर्पस अब तब यूज़ होता है व्हेन देयर इज इलीगल डिटेंशन, या फिर तुम्हारी पर्सनल लिबर्टी ले ली गई है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 22 आपको लगे याद आया होगा कि अगर हेबियस कॉर्पस कब यूज़ होता है? इट कैन बी यूज अगेंस्ट स्टेट, है ना। हेबियस कॉर्पस इट कैन बी यूज अगेंस्ट स्टेट, इसे हबीज कॉर्पस भी बोलते हैं। अब हेबियस बोलो या हबीज बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हबीज कॉर्पस भी कहते हैं। तो हबीज कॉर्पस कब यूज़ होता है? इट कैन बी यूज अगेंस्ट स्टेट, अगर स्टेट कोई वायलेट करता है, अगर आपकी पर्सनल लिबर्टी छीन ली गई हो, अगर आपको इलीगल डिटेंशन होता हो, अगर आपका इन शॉर्ट इन अदर वर्ड्स अगर आपका अंडर आर्टिकल 21 आपका वायलेट होता हो तो हेबियस कॉर्पस हम जब कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं। इट कैन बी यूज अगेंस्ट स्टेट कि आप वायलेट कर रहे हैं अगेंस्ट द स्टेट एंड इंडिविजुअल। इट कैन बी अगेंस्ट द स्टेट एंड इंडिविजुअल ऑल्सो। हेबियस कॉर्पस हम अगेंस्ट द स्टेट भी यूज़ कर सकते हैं एंड अगेंस्ट द इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि हेबियस कॉर्पस का भी यूज़ करता है। तो हम जब करते हैं टू हैव बॉडी, है ना, अगर आपके इलीगल डिटेंशन होता हो, अगर आपको कहीं पर्सनल लिबर्टी ले ली गई हो, आपको ध्यान आता है आर्टिकल 21, अगर इन अदर वर्ड्स इन शॉर्ट आपका आर्टिकल 29 अगर वायलेट होता हो तो आप हेबियस कॉर्पस यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट द इंडिविजुअल। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नाउ मैंडेमस की ओर चलते हैं। मैंडेमस क्या करता है? मैंडेमस यूज अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। अब यूज अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव कैसे यूज़ होता है, कैसे हम अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव यूज़ करते हैं? नाउ मैंडेमस मीन्स वी कमांड। इसका मतलब क्या होता है? वी कमांड। ये सब लैटिन वर्ड्स है, इसे मैं आपको इंग्लिश में बोल रहा हूँ। मैंडेमस मीन्स वी कमांड्स, इट यूज कैन बी यूज अगेंस्ट द स्टेट
सॉरी इट कैन बी यूज अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट यूज होता है मैंडेमस। तो क्या है मैंडेमस? तो मैंडेमस मीन्स वी कमांड, ये ध्यान रखिए। इसका मतलब है कि अगर एग्जीक्यूटिव कोई पब्लिक ड्यूटी नहीं निभाता है, अपनी पूरी तरह से पब्लिक ड्यूटी नहीं निभाता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, एक बहुत ही एग्जाम्पल। तो अगर आपके साथ कोई क्राइम हुआ, खुदा ना करे ऐसा हो, पर आपके साथ कोई क्राइम हुआ और पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की और कोई एक्शन भी नहीं लिया आपके ऊपर, अगर आपको न्याय नहीं दिया है ना, आपको जस्टिस नहीं दिया पुलिस ने, अगर आपके साथ कोई क्राइम हुआ है और आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे पुलिस आपके लिए, और आपके लिए एक्शन भी नहीं ले रहे हैं और कुछ मुजरिम को ढूंढ भी नहीं रहे हैं, क्या कुछ क्राइम हुआ हो तो जब हम बोलते हैं मैंडेमस, जब मैंडेमस यूज होता है हमारा, तो मैंडेमस के तहत हम क्या बोलते हैं? वी कमांड द एग्जीक्यूटिव टू परफॉर्म देयर पब्लिक ड्यूटी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दोस्तों। वी कमांड द एग्जीक्यूटिव टू परफॉर्म देयर पब्लिक ड्यूटी। अगर आपके साथ कोई जुर्म होता है, तो अगर एफआईआर दर्ज नहीं की हो पुलिस ने, अगर कोई एक्शन नहीं लेता हो पुलिस, तो हम जब मैंडेमस यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव, अगेंस्ट द पुलिस, कि यू परफॉर्म, वी कमांड द एग्जीक्यूटिव टू परफॉर्म देयर पब्लिक ड्यूटी। कि पब्लिक ड्यूटी के लिए, निभाने के लिए हम एक रिट्स दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, एप्लीकेशन कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज मैंडेमस, कि ये एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं हमारे, और हमें कुछ न्याय नहीं दे रहे हैं, हमें कुछ जस्टिस नहीं दे रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, जब हमें मैंडेमस यूज़ होता है ना दोस्तों। तो हम क्या करते हैं? वी कमांड, हम कमांड करते हैं टू परफॉर्म द एग्जीक्यूटिव टू देयर पब्लिक ड्यूटी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सब सिनेरियो क्या हो रहा है, चल रहा है, क्या दिमाग में आपके चल रहा है, वो सब निकाल दो, पर यह क्या चल रहा है वो सब ध्यान में रखो, है ना दोस्तों। नाउ सरसरी एंड प्रोहिबिशन, ये दोनों सेम नहीं है, इनका स्टेज अलग अलग है, बट इनके मीनिंग सेम है। अब ये इनके मीनिंग तो सेम है, बट ये कब कब यूज़ होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ सरसरी एंड प्रोहिबिशन इज यूज अगेंस्ट लोअर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी के लेकर यूज़ होता है। इफ देयर इज सिचुएशन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वी आर नॉट बीइंग फॉलोड, है ना, ऐसी सिचुएशन है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट बीइंग फॉलोड, कोर्ट्स डू नॉट हैव एनी जुरिस्डिक्शन, है ना, कोर्ट्स की पावर को बोला जाता है जुरिस्डिक्शन। तो इफ देयर इज ए नॉट बीइंग फॉलोड, है ना, तो नेचुरल जस्टिस आर नॉट बीइंग फॉलोड और कोर्ट्स डू नॉट हैव एनी जुरिस्डिक्शन। तो हम जब सरसरी एंड प्रोहिबिशन यूज़ करते हैं तो ये किस प्रकार यूज़ करते हैं हम, चलो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपके सब कंसेप्ट सरसरी एंड प्रोहिबिशन के क्लियर हो जाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली का कोर्ट है ना, दिल्ली में अगर कोई कोर्ट है और वो मुंबई में हुए ऑफेंस को नहीं हैंडल कर सकता, अगर मुंबई में ऑफेंस हुआ है, मुंबई में कोई क्राइम हुआ है, तो वहाँ का अधिकार वो सॉर्ट आउट करने के लिए सिर्फ मुंबई का कोर्ट ही काम आएगा, ये दिल्ली के कोर्ट को ये केस हैंडल नहीं करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि दिल्ली में अगर हुआ कोई क्राइम है तो मुंबई का कोर्ट हैंडल नहीं कर सकता, और मुंबई में कोई हुआ क्राइम है तो दिल्ली की कोर्ट हैंडल नहीं कर सकता, तो ये अलग अलग है ना। तो जब फाइनल ऑर्डर जब रिलीज होता है ना, तो सेम ग्राउंड पर हम क्या करते हैं? सरसरी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो सरसरी एंड प्रोहिबिशन कब यूज़ करते हैं? जब सरसरी हम जब यूज़ करते हैं जब फाइनल ऑर्डर रिलीज होता है, अब कोई भी लॉ की, कोई भी प्रोसीजर का जब फाइनल रिजल्ट आता है, जब हम सरसरी अप्लाई कर सकते हैं, जब सरसरी हम राइट्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। इट इज़ यूज अगेंस्ट लोअर जुडिशरी, ये याद रखिए, इट इज़ यूज अगेंस्ट लोअर जुडिशरी, ये ध्यान रखिए। नाउ सरसरी एंड प्रोहिबिशन कब यूज़ करते हैं दोस्तों? अगर फाइनल ऑर्डर रिलीज होता है तब हम सरसरी यूज़ करते हैं। और अब एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ मैं आपको कैसे सरसरी एंड प्रोहिबिशन कैसे याद रखना है। नाउ प्रोहिबिशन का प्रो याद रख लो, है ना, प्रोहिबिशन का प्रो याद रख लो। तो प्रो से ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग आपका क्या होता है? जब प्रोहिबिशन आप यूज़ करते हो तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग आप प्रोहिबिशन यूज़ करते हो, देन आफ्टर द प्रोसीडिंग यूज सरसरी, ध्यान रखिए। अगर कोई फाइनल ऑर्डर रिलीज होता है और फाइनल ऑर्डर रिलीज होने के बाद हम सरसरी यूज़ करते हैं, और जब फाइनल ऑर्डर की जो प्रोसीजर चलती है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, है ना, जो प्रोसेस चलती है, जब हम प्रोहिबिशन यूज़ करते हैं। तो इनके स्टेज अलग अलग है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, बट इट इज़ यूज फॉर लोअर जुडिशरी ऑल्सो, है ना, लोअर जुडिशरी के लिए यूज़ होता है, बट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग क्या यूज़ होता है? प्रोहिबिशन यूज़ होता है, और आफ्टर द प्रोसीडिंग क्या यूज़ होता है? सरसरी यूज़ होता है। ये लैटिन वर्ड्स है, इसे दिमाग में बिठा लो, इसे रट लो। और सरसरी प्रोहिबिशन कैसे याद रखना है मैंने आपको दिखा दिया है, प्रो से ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग प्रोहिबिशन और आफ्टर द प्रोसीडिंग सरसरी, ये ध्यान रखिए। नाउ क्यू वारंटो इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव,
इट कैन बी यूज अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, क्यू वारंटो ये एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट यूज होता है। वी आस्क्ड, क्यू वारंटो के तहत हम क्या कहते हैं, वी आस्क व्हाट इज़ अवर अथॉरिटी, है ना, वी आस्क व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, है ना, कोई पर्सन को हम पूछ सकते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव को हम पूछ सकते हैं बाय द आर्टिकल 32 बाय अंडर द रेट्स अंडर द क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मीन्स क्यू इज इक्वल्स टू क्वेश्चन, है ना, क्यू मीन्स क्वेश्चन और वारंटो मीन्स अथॉरिटी, ये ध्यान रखिए। तो ये लैटिन वर्ड्स है। नाउ क्यू इज इक्वल्स टू क्वेश्चंस, क्यू मीन्स क्वेश्चंस एंड वारंटो मीन्स अथॉरिटी। तो हम किसी भी अथॉरिटी को पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, किसी भी एग्जीक्यूटिव को पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। तो एग्जीक्यूटिव, आप मालूम होगा आपको, एग्जीक्यूटिव के एक सर्टन क्वालिफिकेशन होता है, एक सर्टन एलिजिबिलिटी होती है, एक सर्टन पावर होता है। अगर उसके सर्टन एलिजिबिलिटी पर, पावर पर, क्वालिफिकेशन पर आपको कोई डाउट्स होगा, हाँ आपको कोई डाउट्स होगा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए, हमें इस इस एग्जीक्यूटिव पर कोई डाउट है, इसके पावर पर डाउट है, इसके क्वालिफिकेशन पर डाउट है, इसके एलिजिबिलिटी पर डाउट है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में ये रेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर नोटिस करेगा उस स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव को, कि आपकी एलिजिबिलिटी प्रूफ करो, आपकी क्वालिफिकेशन प्रूफ करो, आपके क्या पावर है वो प्रूफ करो, आपके कैसे आप बने हो ये सब प्रूफ करो। अगर आप प्रूफ करते हैं, अगर वो एग्जीक्यूटिव प्रूफ करता है तो नो प्रॉब्लम, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं करता है तो दे हैव टू वैकेट द ऑफिस जहाँ पे वो रहता है ना, तो उसे वैकेट करना पड़ता है। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया एलिजिबिलिटी, अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया क्या क्वालिफिकेशन है उसका, अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया क्या पावर थे उसके, है ना, इसके तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत, क्यू वारंट के तहत वो अपना वैकेट कर सकता है ऑफिस, वो सस्पेंड हो सकता है वहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत से जुड़े हुए इसमें। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट्स है ना, ऐसे प्रिरोगेटिव रिट्स कहते हैं। ये रिट्स जो मैंने आपको बताया, दैट इज हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, certiorari, prohibition, quo warranto, habeas corpus used against the executive also, mandamus used against mandamus used against the executive, habeas corpus used against the state, certiorari and prohibition used against the lower judiciary, and quo warranto is used also against the executive के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिट्स है, इसे प्रिरोगेटिव रिट्स कहते हैं। अब इसे प्रिरोगेटिव रिट्स क्यों कहते हैं? अब राइट्स अप्लाई करना, है ना, राइट्स अप्लाई करना ये पीपल के हाथ में होता है, सिटीजन्स के हाथ में होता है, बट ये राइट्स का फैसला लेना, है ना, ये राइट्स को फैसला लेना ये सुप्रीम कोर्ट में हाथ में रहता है। प्रिरोगेट करना है राइट्स को, ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में रहता है ना दोस्तों। अगर आप कहीं रिट्स अप्लाई करते हो और आप बोलते हो तो ये रिट्स का हमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, है ना, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप रिट्स अप्लाई करते हो, ये लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट उसका रिट्स का आपके फेवर में आना, वो डिसीजन ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को होता है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट्स है। इसे प्रिरोगेटिव रिट्स क्यों कहते हैं, मैंने आपको समझाया क्यों कहते हैं। तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में इसे फैसला लेना है, आप रिट्स अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बट सुप्रीम कोर्ट के हाथ में क्या लिखा है, इसका फैसला लेना, इसका फैसला देना, ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में लिखा है ना। ये दोस्तों ये ध्यान में रखिए। अगर जो एप्लीकेशन आप देंगे वो सक्सेसफुली होगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये सक्सेसफुल होने या अनसक्सेसफुल होने का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, इसे कहते हैं प्रिरोगेटिव राइट्स। अब एक सवाल आपको मैं पूछा जाएगा, आपको सवाल एक पूछा हूँ मैं, एक पूछा जाएगा आपको सवाल प्रीलिम्स में और मेंस में भी ऑल्सो, कि मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर अंडर द आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट हैज़ द पावर अंडर द आर्टिकल 226। अब ये डिफरेंस क्यों है, क्यों अंडर द आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया और क्यों अंडर द आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को अलग अलग आर्टिकल्स के तहत इनको पावर दिए, क्या है ये डिफरेंस? अब जब सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज़ रिलेटेड टू ऑल ओवर इंडिया, अगर सुप्रीम कोर्ट में जब कोई फैसला होता है तो इट इज़ अप्लाई टू ऑल ओवर इंडिया, तो ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है ना, ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फैसला होता है, मगर हाई कोर्ट में कोई फैसला होता है तो वो एक पर्टिकुलर रीजन के वास्ते होता है। अगर जहाँ हाई कोर्ट है आपका, समझो कोई स्टेट में आपको एक हाई कोर्ट है, तो वही वो अप्लाई होता है वो डिसीजन, है ना, वहीं तक वो सीमित होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, बट हाई कोर्ट का इंटायर दी स्टेट अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपका हाई कोर्ट होगा वहाँ पर। तो यही डिफरेंस है दोनों का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अलग अलग आर्टिकल्स के तहत अलग अलग पावर दिए गए हैं, है ना दोस्तों। नाउ इन अदर वर्ड्स इसे हम क्या कहते हैं, द रेट जुरिस्टिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट, the rate of jurisdiction of high court is wider than the rate of jurisdiction of supreme court,
हाँ दोस्तों, यही पॉइंट्स को पकड़ते हैं, ऐसे पॉइंट्स को पकड़ते हैं। द रेट ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट इज़ वाइडर दैन द रेट ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान में रखिए, सुप्रीम कोर्ट होता है इंडिया को अप्लाई ऑल ओवर इंडिया, और हाई कोर्ट का होता है इस पर्टिकुलर रीजन को जहाँ आपका हाई कोर्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग सब सीनारियो आपको समझा। क्या है आर्टिकल 29, कल्चर एजुकेशनल रेमिडीज़ क्या है, आर्टिकल 30 क्या है, रिट्स क्या है आर्टिकल 31 है ना। आर्टिकल 31 तो डॉक्टर ऑफ बेसिक डॉक्टर ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में हम लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टर की तब हम लेंगे। तो नाउ क्या है रिट्स, क्या है राइट टू प्रोटेक्ट, क्यों सुप्रीम कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर अंडर 26, और क्यों अंडर द आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए दिया गया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, है ना, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के तहत क्यों दिया गया है, बिकॉज इट इज़ अप्लाई ओवर द इंडिया ऑल ओवर इंडिया, एंड हाई कोर्ट इज अप्लाई एंटायर रीजन इन विच देयर यूर हाई कोर्ट इज इस्टेब्लिशेस, है ना। तो ये पूरा सिनारियो था, ये पूरी इंटरेस्टिंग एक कहानी थी। तो अगर आपके कोई कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं होते हों तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो। स्टे होम, हम अगर फिर से जुड़ेंगे अगले वीडियो में आपके साथ, तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।